हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रोफ्लोरिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफ्लोरिमेट्री, डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम स्पेक्ट्रोफ्लोरिमेट्री को पढ़ते क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेक्स लॉ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेक्स शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे एक्साइटेशन और इमिशन फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रम के बीच। उसके बाद हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे बात करेंगे और इसके एप्लीकेशन और इसके एडवांटेज पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब कोई बल्ब यूज करते हैं तो उस बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट हुआ करते थे पहले वाले ज़माने में। 100 वाट के 200 वाट के जो बल्ब होते थे, और इसमें क्या होता था कि फिलामेंट के जो फिलामेंट में फ्रैक्शन जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता था, उस रेजिस्टेंस से वहाँ पर क्या होता था, वहाँ लाइट क्रिएट हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि इतनी पावर कंजम्पशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी लाइटनिंग करते हुए। तो आजकल LED लाइट या CFL लाइट का ज़माना आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर फ्लोरेसेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इस लाइट को निकालते हैं। आप सोचो ना, जैसे चाइनीज़ झालर है या आपके टीवी में के नीचे जलने वाला छोटा सा बल्ब है, या बिजली की बत्ती में जलने वाला छोटा सा बल्ब है, या इवन कि हर जगह जहाँ भी आप लाइट देखते हो, LED लाइट या CFL, तो इसमें किसी फिलामेंट का यूज़ नहीं किया गया। किसी ट्यूबलाइट को फोड़ के देखना, इसके अंदर कोई भी ये नहीं मिलेगा आपको, फिलामेंट नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है कि फ्लोरेसेंस की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। देखिए, फ्लोरेसेंस की टेक्निक क्या है भाई, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रोफ्लोरिमेट्री समझेंगे इसको यहाँ से। स्पेक्ट्रोफ्लोरिमेट्री और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक इन विच UV विजिबल लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल ग्राउंड स्टेट टू मूव टू सिंगलेट ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट एंड रिटर्न्स बैक टू द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट by emitting radiation fluorescence with lower energy, lower wavelength और same energy to give rise to fluorescence spectroscopy। चलिए, आपको बात समझ नहीं आई होगी कुछ भी। देखिए बच्चे लोग, जैसे कि एक होता है हमारा पहले जेवलॉन्स्की डायग्राम। देखिए, जेवलॉन्स्की डायग्राम कहता है कि भाई आप जैसे कोई बच्चा किसी बहुत बड़े पेड़ पे चढ़ना चाहता है, तो वो चढ़ तो जाता है एक ही बार में। जैसे वो बच्चा पेड़ के टॉप पे एक बार में चढ़ गया, लेकिन जब उसको उतरना हुआ तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सड़क के नीचे उतरता है। फिर क्या करता है कि फिर एक डाली से दूसरी डाली पे कूदता है, फिर क्या होता है दूसरी डाली तीसरी डाली पे आता है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। यहाँ भी जस्ट यही बात है, गौर से देखिए। ये S0 है, यानी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, फिर ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाते हैं, जिनको एनर्जी मिलती है, और ये डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर ये देखिए धीरे धीरे इसके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ये देख सकते हैं इसके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ये धीरे धीरे वाइब्रेशनल लेवल में नीचे आते हैं। हालांकि वाइब्रेशनल लेवल में नीचे आने पे ये किसी तरह की एनर्जी जो लाइट के फॉर्म में रिलीज़ नहीं करते हैं, थोड़ी सी हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके अलावा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, जहाँ एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, लेकिन किसी तरह की एनर्जी को रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका लेवल सेम होता है। और फिर ट्रिपलेट से फिर वापस से क्या होता है, सिंगलेट पे आते हैं। इस बीच में हमने देखा कि गौर से देखिए, ये यहाँ S0 से S1 पे गया, S2 पे गया, इसको कहा गया एब्जॉर्प्शन। क्या कहा गया, एब्जॉर्प्शन। ऐसे ही कहते हैं एक्साइटेशन, यानी सीधे चढ़ना। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे उतरता है, ये तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है। और यहाँ से फिर ये नीचे आता है, जिसको कहा गया क्या, फ्लोरेसेंस। आपको पता है कि एक तरह का नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोरेसेंस। हम फॉस्फोरेसेंस पे नहीं जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लोरेसेंस की। ये देखिए सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पे आना है इसको, कहाँ से, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से। देखिए ऊपर से नीचे आ गया, जिसको कहा गया इमिशन, और ये क्या हो गया, एक्साइटेशन। अगर गौर से सोचिए तो ये एक्साइटेशन में एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही है, जबकि जो इमिशन हो रही है उसमें एनर्जी क्या हो रही है, कम रिलीज हो रही है। तो देखिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा तो आपको पता है E=SC/λ, तो अगर एनर्जी ज़्यादा तो लेमडा छोटा, और अगर इसकी एनर्जी छोटी तो इसका लेमडा क्या होगा, बड़ा होगा। तो कहने का मतलब आप जरा गौर से देखिए, ये कितना भी, मान लो ये डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ जाए, तब भी तो ये मैक्सिमम जो एनर्जी यहाँ से नीचे आएगा, है ना, जो मैक्सिमम होगी वो इसके मैक्सिमम के बराबर होगी। यानी ये वाला जो ब्लू लाइन है ये कभी ऊपर से नहीं आ सकती है। ये ब्लू लाइन कभी भी फ्लोरेसेंस जो होता है इससे बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर ये एनर्जी इससे छोटी है, ग्रीन वाली से, यानी कि एक्साइटेशन से छोटी है एनर्जी, तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ बड़ा है। इसलिए इसका जो लेमडा मैक्स होता है, लेमडा आपको पता है E=SC/λ, इसकी एनर्जी बड़ी तो लेमडा छोटा, इसकी एनर्जी छोटी तो लेमडा बड़ा। तो इसका लेमडा मैक्स हमेशा इसके लेमडा मैक्स से क्या होता है, बड़ा होता है।
और ये एक जनरल केस है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक जनरल केस है कि इसका लिम्डा जो होता है हमेशा, इसका लिम्डा मैक्स इसके लिम्डा मैक्स से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। इसी को हमने एक ग्राफ में शो किया है, ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए आप यहाँ पर, तो आपको देखिएगा, देखिए ये एब्जॉर्प्शन एक्साइटेशन है, ये ऊपर गया है, यानी ऊपर ज़्यादा ऊपर तक गया है, जबकि ये नीचे जो फ्लोरेसेंस है ये नीचे से ही लौटा है। इसकी एनर्जी कम है तो ऑब्वियस सी बात है इसका लिम्डा ज़्यादा होगा, और इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसका लिम्डा क्या होगा, कम होगा। और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला गया, स्टोक्स शिफ्ट बोला गया। क्या बोला गया इसके बीच के गैप को, इसके बीच के गैप को बोला गया स्टोक्स शिफ्ट, ठीक है। इसके बीच के गैप को क्या कहा गया, स्टोक्स शिफ्ट कहा गया। लेकिन अब बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ से एक आगे बढ़ेगी अब, और अब हम बात करेंगे इसके, हम अपने स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री के, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री के। देखिए स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री में हम क्या करते हैं कि ये जो लेवल दिख रहे हैं ना, ये लेवल जो वाइब्रेशनल लेवल है इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट S1 S0 S1 S2 ये डायरेक्ट बचता है, ठीक है। ये S0 में कोई वाइब्रेशनल लेवल नहीं, S1 में कोई वाइब्रेशनल लेवल नहीं, S2 में कोई वाइब्रेशनल लेवल नहीं, ये गया सीधा और लौटा भी सीधा। अब वापस आइए इसके प्रिंसिपल पे, अब इसके प्रिंसिपल को दोबारा से पढ़िए। स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक इन विच, यहाँ तो रुकिए, UV visible light is absorbed by electron in singlet ground state to move to singlet excited state। क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लिया गया और सीधे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे गया, ठीक है। आगे बढ़िए, एंड रिटर्न बैक टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग रेडिएशन। और बोल रहा है कि भाई ये वहीं से क्या हो गया, फिर रिटर्न हो गया, ये वहीं से क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है, इमिशन करते हुए। और मैंने आपको बोला कि इसमें वाइब्रेशनल लेवल नहीं होते, इसका मतलब ये है कि ये जितना ऊपर जाएगा उतना से डायरेक्ट नीचे आएगा, मतलब ये गया और फिर वहीं से नीचे आया, समझ रहे हैं। देखिए पढ़िए, ठीक है, बाय इमिटिंग रेडिएशन फ्लोरेसेंस विथ लोअर एनर्जी लॉन्गर वेवलेंथ और सेम एनर्जी टू गिव राइज टू फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई मैंने ये कहा कि अगर ये यहाँ जाए और यहीं से वापस आ जाए सीधे, तो या तो ये कम होगा और या तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, है ना। ये मान लो यहाँ से जाके यहीं से लौट गया और कोई यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये अभी कम है। और मान लो ये यहाँ से यहाँ गया इस जगह पे और यहीं से वापस लौट गया, तो क्या हो गया, बराबर हो गया। ये तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है इसकी एनर्जी इसकी क्या होगी, इसके इक्वल या इससे क्या होगी, आपको कम ही होगी। तो अगर ये इक्वल होती, जितना ऊपर गया उतना ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गया, देखिए ये गया और ये ऊपर नीचे आ गया। एक सीधे पोल पे बच्चा चढ़ता है ऊपर और उसी तरह से नीचे उतर जाता है, बीच में कहीं रुकने का ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, ठीक है, कि सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आ गया। अब समझिए कि यही तो है हमारे जितने भी LED बल्ब हैं, CFL बल्ब हैं, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है और वहीं से फिर वापस आ जाता है। उसको बिल्कुल भी वो किसी वाइब्रेशनल लेवल पे ट्रेवल नहीं करता है। और इससे जो क्या होता है कि हमने एनर्जी दी ऊपर जाने के लिए, और वो वापस जैसे ही वो वापस आया तो उस एनर्जी को उसने छोड़ दिया। देखिए समझिए बात को कि जैसे ही वो क्या हुआ, वापस आया, देखिए हमने क्या किया, एनर्जी दी इसको, ये एनर्जी लेके ऊपर गया, ठीक है, और ये पहुंचा, और उसी तरह क्या हो गया, ये तुरंत वहाँ से क्या हो गया, इमिशन करके वापस आ गया, सेम एनर्जी। देखिए तो हम समझ सकते हैं इन दोनों के लिम्डा मैक्स क्या हो गया, आप देखिए इसका लिम्डा मैक्स A, इसका लिम्डा मैक्स B, एक्स एक्सिस पे तो अलग अलग होंगे, ठीक है, ये अलग हैं, और इसके बीच का जो गैप है ये क्या हो गया, स्टोक्स लाइन हो गया। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है बच्चे लोग कि इस बार इन दोनों की एनर्जी जो है इक्वल है। गौर से देखिए, अगर ये जो एनर्जी का एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस अगर एनर्जी का होता है, तब देख सकते हैं इन दोनों की एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई। एब्जॉर्प्शन की एनर्जी और इमिशन की एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई। समझ रहे हैं बात को कि इन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। तो आप यहाँ पर स्टोक्स शिफ्ट और ये वेव लेंथ और वेव नंबर के टर्म में देख सकते हैं। ये तो 11th-12th का टॉपिक है, SC इक्वल टू लिम्डा E इक्वल टू, आप देख सकते हैं। तो आपको समझ आया कि CFL वगैरह या लाइट वगैरह कैसे जलते हैं, या किसी भी जहाँ भी कुछ भी जलता है, इवन कि आपके मोबाइल, आपकी TV, हर चीज़ इसी के प्रिंसिपल पे तो चल रहा है, ठीक है, कि हमने एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और सेम एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, और जब नीचे आया तो उसने एनर्जी रिलीज की, और वो एनर्जी किस फॉर्मेट में थी, इमिशन यानी फ्लोरेसेंस के रिलीज कॉन्सेप्ट में। और इसीलिए हमें क्या हो गया, चाहे हर वो चीज़, स्क्रीन हो, लाइट हो, LED हो, ठीक है, हर वो चीज़ जलती हुई, लाइट करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि हमारे पास ये जेवलॉन्स्की डायग्राम से हमारा ये फ्लोरो जो स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री है वो किस तरह कनेक्ट है, क्योंकि जेवलॉन्स्की डायग्राम इस तरह का होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जेवलॉन्स्की डायग्राम के लिए। देखिए ये हमारा जेवलॉन्स्की डायग्राम को कनेक्ट करता है, ये वाला।
ये वाला हमारे जेबलोंस्की डायग्राम को कवर करता है, देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है और जो इमिशन हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री है वो ये है, जहाँ पर कि ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ही क्या, उतना से नीचे, इतनी एनर्जी से नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो स्टेक्स सिर्फ दोनों के बीच हो रहा है, देखिए यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ की दोनों की एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल पे भी बात कर ली, अब प्रिंसिपल पे बात करके आप समझ में आ गई हाँ भाई कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। अब गौर से देखेंगे हम यहाँ पर आगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो दो तरह की बात हुई, देखिए इसको कहा गया एक्साइटेशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। देखिए ये एक्साइटेशन के थ्रू हुआ और ये क्या हो गया, ये इमिशन के थ्रू हुआ, ठीक है। तो एक जगह पे एक्साइटेशन हो रहा है और एक जगह पे क्या हो रहा है, आपको इमिशन हो रहा है, ठीक है। देखिए ये फिगर आप समझ चुके हैं, ये फिगर वही बात है इसमें। अब जरा इसके एडवांटेज देखिए भाई, इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, ऐसा आपको फ्लोरीमेट्री के। तो भाई इसका एडवांटेज ये है कि आप ये हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी फ्लोरेसेंस सब्सटेंस सोज स्पेसिफिक एक्साइटेशन एमिशन। मतलब अगर आपको इसमें देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है चलो, कि आपको इस पे लिटरेचर पे वर्क करना होगा। और लिटरेचर में क्या हुआ है कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने सबके रेंज दे दिए हैं, ठीक है, सबके रेंज दे दिए। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ऑल कंपाउंड डू नॉट फ्लोरेसेंस, कि सभी कंपाउंड में फ्लोरेसेंस नहीं होता। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कि आप यहाँ पर जो वेल नोन कंपाउंड पहले से हैं उन पे स्टडी कर सकते हैं, उनको इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप नए कंपाउंड को यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कंटामिनेंट्स कैन क्वेंच फ्लोरेसेंस एंड मिसलीड द रिजल्ट, कि अगर आपको कोई सैंपल कंटेमिनेट है तो वो आपके फ्लोरेसेंस को क्वेंच करेगा और रिजल्ट को मिसलीड करेगा। इट इज़ ससेप्टेबल टू पीएच, सॉल्वेंट, पोलरिटी, टेम्परेचर, इटीसी। मतलब ये जो फ्लोरेसेंस है, ठीक है, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, ये बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड करती है, पीएच, सॉल्वेंट, पोलरिटी, टेम्परेचर, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब फाइनली चलते हैं कि भाई इसकी मशीन काम कैसे करती है। ये देखिए ये है इसकी मशीन, ठीक है। हमने यहाँ पर दो चीज़ों को नई तरीके से यूज़ किया है और वो है हमारे पास मोनोक्रोमेटर। एक मोनोक्रोमेटर ये, एक मोनोक्रोमेटर ये। आप समझेंगे बात को। जैसे कि आपने कोई यूरोपियम डोप्ड आपके पास सैंपल है, ठीक है, आपके पास यूरोपियम डोप सैंपल है आपके पास कोई, आपने वो सैंपल यहाँ पर रखा है इस जगह पे, ठीक है। आपको उस सैंपल को टेस्ट करना है कि हाँ भाई इसका जो इसमें जो पीक्स आते हैं वो किस लेवल पे आते हैं, ठीक है। आप ज़रा रिलैक्स होकर सुनिए। देखिए आपने यहाँ क्या किया कि एक सोर्स लिया, ये सोर्स क्या है, तो ये सोर्स जेनॉन लाइट का सोर्स है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया, जेनॉन लाइट का सोर्स है। जेनॉन लाइट का सोर्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें यूवी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोनों, आपको यूवी और विजिबल दोनों लाइट्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है, जेनॉन लाइट में। अब यहाँ से ये तो लाइट नॉन प्लेन पोलराइज्ड है, चारों तरफ सोर्स निकल रहा है, ठीक है, फ्री सोर्स है ये। हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, कैलीमीटर लगाते हैं और कैलीमीटर लगा के इस लाइट को प्लेन पोलराइज बना लेते हैं। देखिए इसका जैसे आप समझते हैं लेजर लाइट में यही तो होता है जिससे लाइट सीधी हो जाती है। तो हमने यहाँ लाइट को सीधा किया और एक स्लिट के थ्रू हमने क्या किया, होल से इस लाइट की थोड़े से पार्ट को पास करवाया। लेकिन ये इनफ नहीं है, यहाँ से लाइट का एक पार्ट पास होता है, एक पतली सी लाइट की बीम पास होती है। लेकिन मोनोक्रोमेटर ये डिसाइड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को आगे जाने देना है और किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को आगे जाने नहीं देना है। मोनोक्रोमेटर का ये वर्क होता है। लेकिन ये है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन मोनोक्रोमेटर। तो ये एब्जॉर्प्शन मोनोक्रोमेटर क्या करता है, लाइट को आगे जाने देता है। यहाँ सैंपल पे गिरता है ये, ठीक है। सैंपल पे गिरने के बाद क्या होता है, यहाँ से ट्रांसमिटेड लाइन आगे चली जाती है, हालांकि इतनी आगे नहीं जाती, वो इधर तरफ जाती है, उसको स्लिट लगा के हम साइड कर देते हैं। तो इस तरफ ट्रांसमिटेड लाइन चली जाती है और यहाँ पे फिर क्या होता है कि फिर से वापस से एक स्लिट लेते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्जन तो होता ही है। फिर से एक स्लिट के थ्रू इसको वापस से एक मोनोक्रोमेटर पे लाते हैं। लेकिन ये कौन सा मोनोक्रोमेटर है, तो ये मोनोक्रोमेटर है आपको इमिशन मोनोक्रोमेटर, ठीक है। ये एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर था और ये इमिशन मोनोक्रोमेटर है। वापस इसको लाते हैं, एक डिटेक्टर पे डिटेक्ट करते हैं, वापस एम्पलीफायर पे लाके अपने पीक को इनलार्ज करते हैं और फाइनली कंप्यूटर पे उसके पीक को हम निकाल लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं। तो आप समझिए कि ये रहा सोर्स से कैलोमीटर पे हमने लाइट को प्लेन पोलराइज किया, स्लिट के थ्रू हमने लाइट को क्या कि एक पतली सी लाइन को आगे बढ़ाया, फिर मोनोक्रोमेटर पे लेके आए। मोनोक्रोमेटर के बाद फिर क्या कि हम सैंपल पे इसको एब्जॉर्ब करवाए। सैंपल पे क्या हो गया, ट्रांसमिटेड लाइन अलग चली गई, लेकिन यहाँ जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई या सैंपल के बीच से निकली वो क्या होगी, उसको वापस से मोनोक्रोमेटर पे लाया और मोनोक्रोमेटर लाने के बाद डिटेक्टर पे लाया, डिटेक्टर पे लाने के बाद क्या कि एम्पलीफायर पे लाया, इसके बाद वापस से कंप्यूटर स्क्रीन पे लाके हमने इसके रिजल्ट निकाल लिए, इवेल्युएट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री का हम लोग कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना, एक होता है एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या होता है, एमिशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। अभी एक्साइटेशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम और एमिशन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम का क्या है, देखो जब
हमने इसको यूज़ किया, इस वाले को यूज़ नहीं, इस वाले को हमने कैंसिल कर दिया, इस वाले को हटा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा एक्साइटेशन मोनोक्रोम आपको फ्लोरेसेंस हो गया। लेकिन जब हमने इसको यूज़ किया और इसको हटा दिया, ठीक है, तो ये एक्साइटेशन हट गया और ये हमारा इमिशन यूज़ हुआ, तो हमारा क्या हुआ, तो इमिशन आपको फ्लोरीमेट्री यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, फ्लोरेसेंस प्रोब टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल कंपाउंड, हम कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं जिसमें आपको फ्लोरेसेंस बिहेवियर हो। डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत सारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट होते हैं जिसमें कि फ्लोरेसेंस का नेचर होता है, ठीक है। इन जियोलॉजी में भी इसका यूज होता है, मिनरल जेम में, स्टेरॉयड, प्रोटीन, प्लांट पिगमेंट, ड्रग्स, इनमें भी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन लो कंसनट्रेशन पे भी। उसके बाद फ्लोरेसेंट कंपाउंड इन टीएलसी, ठीक है, टीएलसी प्लेट में हम इसको यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट डिटेक्ट इन एचपीएलसी, डिटर्मिनेशन विटामिन, फूड सैंपल, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल सैंपल, मतलब इसके बहुत वाइड रेंज है। लेकिन बस खराबी ये है, एक बार इसके ये देखिए डिसएडवांटेज क्या है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ऑल कंपाउंड नॉट फ्लोरेसेंस, याद रखेंगे सभी कंपाउंड फ्लोरेसेंस नहीं होते हैं, इसलिए इसका यूज हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कर सकते हैं। जो कंपाउंड हमारे पास पहले से वेल नोन है, हम उन्हीं के सैंपल्स में हम जो भी बदलाव करना चाहते हैं उसके बारे में करते हैं कि भाई हमने इसमें क्या चेंज किया, हम जो ये कर रहे हैं या कोई इसमें चीज़ डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग का परसेंटेज बढ़ा रहा है यूरोपियम का या गैडोलिन का, तो इसके पीक्स का जो डिफरेंस था वो कहाँ जा रहा है, पीक कहाँ मूव कर रही है, हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। किसी नए कंपाउंड को यूज़ नहीं कर सकते इसमें हम, ठीक है। तो ये इसका मेनली कॉन्सेप्ट था और ये इसके ग्राफ है स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री का कैलिब्रेशन ग्राफ। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एफ इक्वल टू 2.3035 आई नॉट एप्सिलॉन सी एल, ठीक है। यहाँ पर एफ इंटेंसिटी हो गया, आई नॉट इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन, एफ जो हो गया इंटेंसिटी फ्लोरेसेंट रेडिएशन, एप्सिलॉन हो गया मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, सी हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द एनालिटिकल सॉल्यूशन, एल हो गया पाथ लेंथ, आई जो फाई हो गया फ्लोरेसेंट क्वांटम यील्ड हो गया। इस तरह से फ्लोरेसेंट क्वांटम यील्ड जो हो गया नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमने जितनी लाइट हम जितना लाइट दे रहे हैं उसी के हिसाब से को यूज़ कर रहा है, उसी के हिसाब से को यूज़ कर रहा है और आगे जाके एक समय के बाद क्या हो गया, ये जीरो ऑर्डर की तरह वर्क करने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक समय तक ये वर्क करता है, उसके बाद फिर ये वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री को हमने कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।